नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बोधिसत्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास हेतु निरंतर जन संवाद किया जा रहा है, जिसमें पारिस्थितिकी और आर्थिक पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नियोजन विभाग के निदेशक मनोज पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट द्वारा संचालित संवाद श्रृंखला को बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी का फोकस अब उत्तराखंड पर है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे। सीएम ने रोड शो किया और आम आदमी लोगों से भी मुलाकात की और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वे नहीं चूके। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा और इन पार्टियों ने राज्य को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में सहमति है, एक बार तुम राज करो और एक बार हम राज करें। अब ये खेल खत्म करना है। जिस तरह का प्यार, मोहब्बत, विश्वास अभी जनता से मिला, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार देवभूमि की जनता बदलाव चाहती है। दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है और दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक के इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है। आप सब लोगों ने इतनी धूप में आप सब लोग आए, सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग मिलके अजय कोटियाल जी को देवभूमि का सीएम बना दो। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार में काफी गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं और लोगों ने स्वागत किया। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम दिल्ली की तरह यहां पर भी तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या की यात्रा बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ और सिख समुदाय के लोगों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त में कराए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की इन बातों का खंडन करते हुए कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है कि ये नकल कर रहे हैं, हरीश रावत जी की नकल कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री होते हुए इस प्रदेश में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना जो लागू की थी, हालांकि इस वर्तमान सरकार ने, धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वो योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो योजना बंद है। लेकिन केजरीवाल जी का ये वक्तव्य निश्चित रूप में हरीश रावत जी की उस योजना का प्रतिबिंब है और लोग जानते हैं इस बात को कि ये काम तो हरीश रावत जी आज से 6-7 साल पहले कर चुके हैं। तो इन 7 साल पहले कर चुके हैं। श्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड को लेकर के जो भी वादे करते रहे, लेकिन यहाँ की जनता उन पर कोई विश्वास नहीं करती, क्योंकि उनके दिल्ली मॉडल की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। हमने देखा है कि यहाँ पर 1 लाख नौकरी देने की बात कहने वाले श्री केजरीवाल ने दिल्ली में केवल 400 लोगों को नौकरी दी। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहने वाले श्री केजरीवाल दिल्ली में कोई महंगाई भत्ता नहीं देते। दूसरी ओर कोरोना काल में जिस प्रकार से उनके हरिद्वार दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के साथ वार्ता की, उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक और टैक्सी चालकों के द्वारा अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अवगत कराया गया, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी के समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया और साथ ही आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जनता साथ देगी तो जनता की हर समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंक देगी। तो टैक्सी वाले भाई आए हुए हैं, सबको नमस्कार करता हूं। उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि
एक ऑटो वाला तो बेचारा डेली कमाता है, खाता है। आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए, जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे, और सारे सिस्टम का पता चला। एक ऑटो वाला सवेरे से शाम तक पुलिस वाले को भी पैसे देता है, सरकारी विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पैसे देता है, आरटीओ वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। और जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो कोई सरकार उनका किराया नहीं बढ़ाती। कानून इतने मुश्किल बना रखे हैं कि कोई ऑटो वाला बेचारा चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। फिर जब वो कहाँ से निकालेगा पैसा, वो फिर सवारी से 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और आज मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये ऑटो वाले माफिया होते तो आज इनके बड़े बड़े महल होते। इन्होंने जितना भी, आप कहते हो ये लूटते हैं, जितना भी इन्होंने लूटा वो सारा लूट मार करके भी ये बेचारे झुग्गी में रहते हैं। तो माफिया ऑटो वाले नहीं है, माफिया ये नेता। कुछ लोग कह रहे थे, मुझे नहीं लगता आज तक आपको किसी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद बात करने को बुलाया? कभी नहीं बुलाया। पहली बार है कि दिल्ली से आके मैं, आज मेरे और बहुत सारे कार्यक्रम है, सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा आपके बीच में आया हूं आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं आपसे, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी जब तक जिंदगी है तब। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है, और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल अब उत्तराखंड को हस्तांतरित होगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मध्य 21 वर्षों से लंबित परिसंपत्ति विवाद के समाधान के बाद संभव हुआ। इसी के साथ किच्छा बस अड्डा भी उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। आपको बता दें कि उत्तराखंड और यूपी के बीच पिछले 21 सालों से चल रहे परिसंपत्ति विवाद का हल हो चुका है। चुनावी साल में इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के चुनावों को लेकर बीजेपी के नारे अब की बार 60 पार को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि भाजपा एक बड़ा संगठन है जिसमें 11,235 मतदान केंद्रों के साथ पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं, जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को देश और प्रदेश में सरकार होने का फायदा भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 60 पार, और हमें उससे पूरी तरह से सफल होंगे, क्योंकि जहां हमारी दोनों सरकारें हैं और उसके साथ ही हमारा संगठन का भी अपना काम है। हमारा उत्तराखंड में 11,235 मतदान केंद्रों में अपने मतदान केंद्र की कमेटी बनी है। पन्ना प्रमुख हमने बना लिए, पन्ने की टोलियां हमने बना ली। हम संगठन के आधार। सितारगंज एसडीएम तुषार सैनी ने तहसील परिसर में सितारगंज नानकमत्ता शक्ति फार्म की बीएलओ सुपरवाइजरों के साथ मीटिंग की।
जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्षेत्रों में सर्वे का मतदान सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार, ब्लॉक सहित राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। मीडिया से भी अपील की है कि वे भी इसमें सहयोग करें ताकि सभी तक ये सूचना पहुंचे। इसमें हमने सभी बीएलओ को, सुपरवाइजरों को और हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सूचित किया था कि जो ये हमारा जो एक प्रयास है कि जो भी लोग अभी 18 साल के हुए हैं, जो भी उनका अधिक से अधिक उनका वोट बन सकें और जो हमारा गणतंत्र है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके, आने वाले इलेक्शन में वो लोग वोट कर पाएँ। इसी की दृष्टिगत हमने सभी बीएलओ को बुलाया था। इसमें एक और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि 24 तारीख को हम सितारगंज और शक्तिगढ़ और नानकमता तीनों जगह इंटर कॉलेज में एक देहरादून में बनने जा रहे शहीद धाम की आखिरकार शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते लाल कुआं में बनने वाले शहीद स्मारक में पहले शहीदों को श्रद्धा सुमन प्रेषित किए गए और उसके बाद एक एक करके पूर्व सैनिक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के लोग, आर्मी के जवान, एनसीसी के जवान मौजूद रहे। साथ ही जिला प्रशासन भी मौजूद था और फिर शुरू हुई यात्रा। सबसे पहले यात्रा अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ के घर पहुंची, जहां उनके स्मारक में पुष्प चढ़ाए गए। फिर उन्हीं के घर से मिट्टी कलश में भरकर उनकी पत्नी और बेटी ने दी। इसी बीच शहीद की मां अपने बेटे की शहादत को याद करते हुए अचानक से भावुक हो गई। इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने कहा कि सरकार और मेरे द्वारा जो वादे शहीद के परिवार से किए गए थे वो जल्दी पूरे किए जाएंगे। शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में है। वन भूमि में किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसकी निश्चित प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उसका एस्टीमेट बनाना, उसका काम आगे बढ़ाना, ये हमारे विभाग का काम है, हमारी सरकार का काम है। और इसको जो जिला युवा कल्याण विभाग को इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, अंतिम चरण में है। लेकिन एनजीटी और जो भारत सरकार का वन विभाग है उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। उस निश्चित प्रक्रिया के मैं कह सकता हूँ कि 100 सीढ़ियों में से 99वीं सीढ़ी पर यह है। उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मिनी स्टेडियम का सपना उनकी माताजी का था और अगर माताजी का सपना पूरा नहीं हुआ तो वाइफ तो बहुत पीछे है। तो क्या मिट्टी देने से इनकार कर दिया? मिट्टी दे दी गई है? नहीं, मिट्टी देने से तो इनकार नहीं किया, वो तो उनका सम्मान है कि वहाँ 5वां सैन्य धाम बनना है, तो मिट्टी देने से तो इनकार नहीं करेंगे क्योंकि वो सारे शहीदों के घर से जा रही है। हमको तो खुशी है कि इतना बड़ा धाम बनना है। तो मैडम, विधायक से आपसे क्या उम्मीद है? विधायक जी से मैं सच बोलूं तो हमें कुछ उम्मीद नहीं है। जैसी बातें वो करके गए, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो बनाएंगे। दराज ऐसा हुआ, पहले माँ होती है, औरत होती है, पहले वो बोल की बयाना दो मेरे को, बड़ा कौन होता है? माता सबकी होती होगी। आपके बेटे के नाम पे स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं बना, विधायक जी भाग गए, क्या कहते हैं? क्यों भागा विधायक जी? वो विधायक काम दिखा दो, कहीं हमको धरातल पर काम दिखा दो, तब तो हम भी माने। चोर है वो, चोरी करके चले गया। मातबर होता मेरे सामने आता है तो माँ कह रही सामने आता नहीं आता। इतने साल हो गए क्या आपके? आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी की डोली ने रावल ईश्वरी प्रसाद नंदुवरी जी सहित पांडुकेश्वर जोशीमठ हेतु प्रस्थान किया। उल्लेखनीय है कि 20 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो गए हैं, जबकि 4 धामों में श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। अब शीतकालीन गद्दी स्थलों में पूजा अर्चना संपन्न होगी। देव डोलियां श्री योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंची। देवस्थान में बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि परंपरागत रूप से उत्तराखंड 4 धामों में शीतकालीन पूजा शुरू हो गई है। इस यात्रा वर्ष कोरोना काल की चुनौतियों के बीच 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री 4 धाम पहुंचे। सोमवार सुबह द्वितीय केदार श्री मध्यमेश्वर जी के कपाट बंद हो जाएंगे, जबकि 25 नवंबर को भगवान मध्यमेश्वर जी की उत्सव डोली श्री ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। परंपरागत मध्य महेश्वर मेला मुख्य रूप से इसी दिन आयोजित होगा। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में पिछले 2 महीनों के दौरान सामने आए कोरोना के मामलों में 60% मरीज डेल्टा वेरिएंट के मिले हैं, जबकि 40% मरीजों में कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन पाए गए हैं। हालांकि टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति से ट्रांसमिशन बेहद कम हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 2 महीनों में राज्य के सभी जिलों में 400 के करीब सैंपल जांच के लिए देश की विभिन्न लैबों में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई थी। इनकी रिपोर्ट अब विभाग को मिली है। विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इन 400 सैंपलों में से 250 में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने गए डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अफसर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि राज्य में मिल रहे कोरोना के मरीज डेल्टा और AY सीरीज के हैं और फिलहाल संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद अस्पतालों की हालत सुधारने का जिम्मा लेने वाला विभाग लापरवाही बरत रहा है। हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में 1 लाख से अधिक की आबादी में मंगलौर का सरकारी अस्पताल अभी भी अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। सरकार की घोषणा के बाद इन अस्पतालों में लाखों रुपए की कीमत के उपकरण धूल खा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मरीज अस्पताल में अपना उपचार कराने आते हैं। सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधक ने कई बार विभाग को अवगत करा दिया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि निधि द्वारा इन अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कई इमरजेंसी उपकरण की व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों को बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की कीमत की मशीनें अस्पताल में पड़ी हुई हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा, ना शासन ध्यान दे रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ गरीब जनता है, मीडियम मध्यम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं आसपास क्षेत्र के। यहाँ जब भी कोई स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तो पता चलता है यहाँ ना एक्सरे मशीन चल रही है, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है। तो शिकायत भी करते नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से 10 किलोमीटर रुड़की है, तो वे रुड़की जाते हैं तो बेचारे बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन और शासन से मेरी विनती है कि यहाँ पे आके ध्यान दे और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करे, क्या क्या कमी है सब पूरी करी जाए। एक्सरे मशीन का मैंने कहा कि वहीं पर मशीन तो इंस्टॉल हो गया, पर हमारे पास CR सिस्टम नहीं है और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इशू अभी आ रहा है। तो दोनों के लिए हम अभी प्रॉपर चैनल से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा मुख्य से भी बदल गए हैं। तो हम नए सिरे से भी दोबारा प्रस्ताव उनको भेज रहे हैं कि हमें CR सिस्टम तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगा। और रही बात उसकी वेंटिलेटर की, तो हमें अभी प्रॉपर वार्ड बन नहीं पाया ऊपर, जिसके लिए अनुरोध किया हुआ है।
डॉक्टर्स जितने भी हैं उनकी लगभग ट्रेनिंग चल रही है। 4th 3rd वेव को लेकर स्टाफ हमारा ट्रेनिंग पे गया हुआ है और सिर्फ वेंटिलेटर के साथ हमें बाईपैक वगैरह मिले हुए हैं, उनका सारा हमें ट्रेनिंग हो चुकी है। तो उसके लिए अतिरिक्त स्टाफ हमें चाहिए, उसकी डिमांड हम ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या है, स्वास्थ्य केंद्र की बात ना करें आप जितने भी रुड़की हॉस्पिटल से लेकर देहरादून के अस्पताल से लेकर आप धारचूला तक चले जाएं, उत्तराखंड सरकार की नीयत ही ख़राब है। अगर हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी तो उसके लिए ड्राइवर और डीजल की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर मशीन दे देंगे, एक्सरे मशीन देंगे तो रेडियोलॉजिस्ट तो हम नहीं दे सकते। तो ये तो अब जनता के सामने है, जनता की अदालत में सारा मामला आएगा। ये तो सरकार ही बदली जाएगी, व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। जब ये व्यवस्था बदली जाएगी उसी दिन उत्तराखंड के अस्पतालों की दशा ठीक होगी। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर चीनी के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल बदहाल स्थिति में है, जिसके आधुनिकीकरण करने की लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन चीनी मिल की बदहाल स्थिति दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही। चीनी मिल के बदहाल होने की स्थिति के चलते इस वर्ष चीनी मिल का पेराई सत्र बीते वर्ष की अपेक्षा देरी से हुआ। मैं आपके माध्यम से इस बाजपुर की जो पहचान है, इस तराई की पहचान है सहकारिता की चीनी मिलें, और इन चीनी मिलों में बाजपुर का प्रमुख स्थान है। आज इसका शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को और बाजपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि यह चीनी मिल विधिवत चले और यहाँ के किसानों को, कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले। बाजपुर चीनी मिल का जो है पेराई सत्र 2021 बैच का आज शुभारंभ हुआ है हमारे माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी के। बाजपुर में चीनी मिल के मृतक आश्रितों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां मृतक आश्रितों के धरना प्रदर्शन को पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया और सरकार से मृतक आश्रितों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के मृतक आश्रित प्रदेश सरकार से लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जहां मांग पूरी न होने पर मृतक आश्रितों ने चीनी मिल के फैक्ट्री गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। तो यही मांग कर रहे हैं कि जो मृतक आश्रित चीनी मिल के जो लोग कर्मकार थे वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी जगह पे उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, जो उनकी धर्मपत्नी अपने जिस भी बेटे को नॉमिनी करती है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये परंपरा चलती आ रही है। ये कांग्रेस सरकार के समय से 2007 से ये परंपरा चलती आ रही है। ये 2018 से जो है ये मृतक आश्रित की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए नवनियुक्त लोक कला एवं संस्कृति सलाहकार माया उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाना है और साथ ही इसके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उत्तराखंडियत नाम से चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कुमाऊं से हो चुकी है। है अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो अभी पिछले 1.5-2 साल से कलाकारों के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि जन जन तक ये योजना आ गई, वो योजना आ गई, सिर्फ योजनाएं आई हैं। अगर आप खुद घर घर जाके और सही मायने में कलाकार के पास जाके देखेंगे तो उन्हें कोई भी उस चीज का फायदा नहीं हुआ है। इवन संस्कृति विभाग से भी किसी कलाकार को कोई कार्यक्रम नहीं मिले हैं। जो भी योजना निकाली गई है वो शायद एक दायरे में ही है, उससे आगे वो नहीं पहुंची है। उपाध्याय जी एक बहुत जानी मानी हमारी लोक गायिका हैं यहाँ की, उत्तराखंड की, और जगह जगह जाती हैं परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने आज अपने आप को जोड़ा है माननीय हरीश रावत जी के सलाहकार के रूप में। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड की खबरों फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।